दिन भर काम करने के बाद अनामिका जी को खाना नसीब हुआ था। वो आराम से अपना खाना खा रही थीं। पास ही दोनों बेटे भी अपनी थाली लिए बैठे हुए थे और बहू टीवी देख रही थी। रोटी खत्म होने के कारण थाली में थोड़ी सी सब्जी लिए इधर उधर देखने लगी कि कोई उनकी बात बिना कहे ही समझ ले और एक रोटी लाकर दे दे। पास में बैठा छोटा बेटा विजय उनकी बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश था, क्योंकि घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बड़ी बहू के होते हुए खुद से कोई खाना ले ले। थोड़ी देर बैठी रहने के बाद अनामिका जी ने ही हिम्मत जुटाकर कहा, विनीता बहू, 2 रोटी से पेट नहीं भरा, जरा 1 रोटी और दे दो। इतना सुनते ही विनीता कठोर आवाज में बोली, बस माँ जी, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, 2 रोटी आपके लिए कम नहीं है, जो खा लिया बस वही बहुत है। तो अनामिका जी पास बैठे अपने बेटे अजय की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी कि शायद वो कुछ बोलेगा, मगर अजय तो इस तरह खाने पर झुका हुआ था जैसे उसने कोई बात सुनी ही न हो। ये देख अनामिका जी कुछ नहीं बोली और हाथ पोंछकर उठने लगी। लेकिन तभी छोटे बेटे विजय ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, जब माँ सारा दिन घर के काम करती हैं तब तो आपको उनकी तबीयत का जरा भी एहसास नहीं होता। आपको पता भी है अगर माँ भूखी रह जाएंगी तो फिर रात भर उन्हें नींद नहीं आएगी, इसलिए आप उन्हें 1 रोटी और दे दीजिए। इतना सुनते ही विनीता ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ज्यादा माँ के सगे मत बनो, इस घर में जो कुछ हो रहा है वो मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है उसका तो तुम्हें एहसास ही नहीं है। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो। पहले कुछ काम कर लो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। आए बड़े ज्ञान देने वाले, काम की न काज के दुश्मन अनाज के। भाभी की बातें सुनकर विजय को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी वो खामोश ही रहा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो अनामिका जी भी नम आंखों से उसे ही देख रही थीं। उससे अपनी माँ की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने अपनी थाली में से 1 रोटी उठाकर अनामिका जी की थाली में रखते हुए कहा, माँ, आप ये रोटी खा लो, आज मैं 1 रोटी ही खाऊंगा। ये देखकर विनीता और गुस्सा हो गई और अनामिका जी की थाली से वो 1 रोटी उठाकर फर्श पर फेंकते हुए बोली, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? जब मैंने कहा कि और खाना नहीं देना तो मतलब नहीं देना। अब रहो तुम भी भूखे, बड़े आए थे माँ के चमचे। ये देख विजय की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे, किसी की थाली से ऐसे कोई रोटी उठाकर भी फेंकता है क्या? विजय का इतना बोलना हुआ कि उसके बड़े भाई अजय ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी भाभी से माफी मांगो। भैया, जब तक भाभी माँ के साथ नाइंसाफी कर रही थी तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने जोरों के गुलाम हो गए हो, आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल ही नहीं है। विजय का इतना कहना हुआ कि अजय ने उठकर विजय के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोला, मैंने बहुत सह ली तुम्हारी बदतमीजी। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही कहा भैया आपने, आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। जो चुपचाप बैठा बैठा अपनी माँ का अपमान होते हुए देख रहा हो, उससे बुरा इंसान और कौन हो सकता है। इतना सुनते ही अजय ने विजय के गाल पर एक थप्पड़ और जड़ दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये देख विजय खड़ा का खड़ा रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई ऐसा भी कर सकता है। अनामिका जी चुपचाप खड़ी सब देख रही थीं। उसने हिम्मत करते हुए कहा, अजय बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने भाई को यूं घर से नहीं निकाल सकते हो। ये घर उसका भी है, तुम दोनों का बराबर हिस्सा है इस घर में। तो अजय ने गुस्से से कहा, माँ, अगर आपको अपने बेटे की इतनी ही चिंता है तो आप भी उसके साथ ही चली जाओ। कहते हुए अजय ने अपनी माँ को भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया।
अब अनामिका जी भी अपने बेटे के साथ सड़क पर खड़ी थीं। अब तो विजय के लिए और मुश्किल हो गया था। उसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो कहीं भी रह सकता था, सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर वो अपनी माँ को कहाँ रखेगा? इस बात को लेकर वो बहुत घबरा रहा था। उसने अनामिका जी से कहा, माँ, आपको यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो आपके स्वर्गीय पति का घर है, आप वहीं पर रहती। मैं अब आपको कहाँ लेकर भटकता फिरूं? मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। विजय की बात सुनकर अनामिका जी की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम चिंता न करो बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, भगवान जरूर कोई चमत्कार करेगा। तभी विजय को ख्याल आया कि क्यों ना अपने दोस्त के घर चला जाऊं, और जब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा और एक किराए का घर देखकर माँ को लेकर वहां चला जाऊंगा। अभी माँ को लेकर कहाँ भटकता फिरूं? यही सोचकर विजय अपनी माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया। वहां पहुंचकर विजय ने अपने दोस्त को अपनी व्यथा सुनाई और उससे कहा, मुझे यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आसरा दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। दोस्त भी उसकी मजबूरी समझ गया था, इसलिए उसने उन्हें अपने घर में बिठाया और कहा, कोई बात नहीं विजय, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुम माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। विजय समझ रहा था कि उसके दोस्त ने उसे रहने के लिए तो बोल दिया है, लेकिन वो भी उनकी तरह गरीबी में जी रहा था, इसलिए वो उनका खर्चा ज्यादा दिन तक नहीं उठा पाएगा। और फिर विजय भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए अपनी माँ को वहीं छोड़कर सुबह सवेरे उठकर नौकरी की तलाश में निकल गया। पर पूरे दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई नौकरी हाथ नहीं लगी। अगले दिन भी यही हाल रहा। अब तो विजय उलझन में आ गया और घबरा गया कि क्या करूं। उसने अपने दोस्त से 2 दिन का वक्त मांगा था, मगर अब उसे उसके घर आए हुए 2 दिन तो हो चुके थे। फिर नौकरी भी मिल नहीं रही थी। तीसरे दिन विजय ये सोचकर घर से निकल गया कि आज आखिरी बार नौकरी देखने जा रहा हूँ। अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो अपनी माँ को लेकर दोस्त के घर से तो निकल ही जाऊंगा। आगे जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। सोचते हुए विजय नौकरी की तलाश में फिर से निकल गया। दोपहर हो गई, मगर फिर भी उसे कहीं कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। थक हार कर विजय सड़क के किनारे बैठ गया। तभी उसकी नजर दीवार पर चिपके कागज पर गई, जिस पर लिखा हुआ था कि एक अस्पताल में एक चपरासी की जरूरत है, तनख्वाह 6000 और रहने का इंतजाम फ्री। ये पढ़कर विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, विजय, ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, तुमने तो MBA किया हुआ है, क्या अब तू एक चपरासी की नौकरी करेगा? उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। लेकिन तभी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया और फिर बिना कुछ सोचे समझे ही वो वहां से उठ खड़ा हुआ और उस पते पर जा पहुंचा जहां चपरासी की जरूरत थी। वहां पहुंचकर विजय ने अस्पताल के स्टाफ से कहा कि वो चपरासी की नौकरी के लिए आया है। तो सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि शक्ल सूरत से विजय अच्छे घर का लग रहा था। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया। जब डॉक्टर ने विजय की फाइल देखी तो वो भी हैरान रह गया और कहने लगा, तुमने तो MBA किया हुआ है और तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हो। ये नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। मुझे बताओ, तुम ये काम क्यों करना चाहते हो? ये सुनकर विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। बहुत सी जगह पर इंटरव्यू देने गया, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे इस समय नौकरी की सख्त ज़रूरत है, फिर चाहे वो एक चपरासी की नौकरी ही क्यों ना हो। उसकी मजबूरी समझकर डॉक्टर ने भी उसे चपरासी की नौकरी दे दी और अस्पताल के पीछे बने फ्लैट में से एक फ्लैट भी उसे रहने के लिए दे दिया। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके लिए खुशी का मौका है या फिर उदासी का। खैर,
जो भी था वो घर आया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, तुमने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक अस्पताल में नौकरी मिल गई है। ये सुनते ही विजय के दोस्त ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, पढ़ाई तुम्हारी MBA की है, फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई? तो विजय ने कहा, मुझे चपरासी की नौकरी मिल गई है। ये सुनते ही उसके दोस्त की आंखों में भी आंसू छलक आए और वो कहने लगा, यार विजय, मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, लेकिन खुद पर इस कदर जुल्म मत करो। तुम अपनी हिम्मत बनाए रखो, तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। तब तक तुम मेरे घर में बिना किसी संकोच के रह सकते हो। तो विजय बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने दिन यहाँ रखा और हर तरह से हमारा ख्याल भी रखा। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन अब जब मुझे रोजी रोटी मिल रही है तो मैं उसको लात मारना नहीं चाहता, इसलिए अब मैं माँ को लेने आया हूँ। विजय के दोस्त ने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर विजय नहीं माना और अपनी माँ को लेकर अस्पताल के पीछे फ्लैट में शिफ्ट हो गया। अनामिका जी ने कहा, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है बेटा? तो विजय ने कहा, माँ, एक ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किया करूंगा। ये सुनकर अनामिका जी भी खुश हो गईं। अब विजय अपनी माँ से सच तो नहीं कह सकता था क्योंकि ये सुनकर वो टेंशन में आ जाती और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। इसलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोल दिया और अगले दिन से रोज सुबह काम पर जाने लगा। अब विजय बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में साफ सफाई करता और सोचता कि शायद उसकी किस्मत में यही सब लिखा था। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है। शायद मेरी किस्मत में भी ये गरीबी और कम तनख्वाह वाली छोटी सी नौकरी ही लिखी थी। वो तो बेकार में ही बड़ी बड़ी नौकरी करने के सपने देख रहा था। खैर, महीना पूरा होते ही डॉक्टर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए तुम्हें 6,000 की बजाय मैं 10,000 रुपए दे रहा हूँ। ये सुनकर विजय बहुत खुश हो गया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस मुश्किल घड़ी में आपने मुझे सहारा दिया। कहकर विजय हाथ में तनख्वाह लिए डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया और रुपए गिनने लगा। रुपए गिनते गिनते उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि अपने पापा के मरने के बाद उसने कभी भी 10,000 रुपए एक साथ नहीं देखे थे। वो तो 500 के नोट को देखने के लिए भी तरस गया था। वो बस बार बार उन पैसों को गिने जा रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले वो घर में राशन लेकर जाएगा क्योंकि घर में खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी। कई कई दिन वो लोग बिना खाना खाए ही सो जाते थे। अब वो अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाना चाहता था। मन में सोच रहा था कि उसे क्या क्या राशन लेना है। हिसाब किताब लगाकर जैसे ही वो पैसे अपनी जेब में डालने लगा, तभी अचानक उसके सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ विजय के सामने जोड़ दिए और रोते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो बेटा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ खाली हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भगवान के अलावा कोई मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है तो वो पैसे ही हैं। बिना पैसों के मेरा बेटा बच नहीं सकता। उस औरत के चेहरे पर इस कदर बेबसी देखकर विजय का दिल बैठ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे ही वो 10,000 रुपए उस औरत के हाथ में रख दिए और बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके बच्चे को बचा लें। वो औरत विजय को आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ गई और किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांगने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। उस पल विजय के दिल में आया
कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उस औरत की मदद कर पाता। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना डॉक्टर से बात की जाए। वो दौड़कर डॉक्टर के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सर, मेरी हर महीने की तनख्वाह आप काट लेना, लेकिन उस औरत के बच्चे को बचा लीजिए। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या लगती है वो औरत तुम्हारी रिश्तेदारी में है क्या? नहीं सर, वो मेरी कोई रिश्तेदारी में नहीं है, लेकिन मैं उसको अपने बच्चे के लिए इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर डॉक्टर की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, खुद के पास खाने के लिए खाना नहीं है और दूसरों की मदद करना चाहता है। सर, हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद ऊपर वाला करेगा। सर, आप उस बच्चे को बचा लीजिए और हर महीने मेरी तनख्वाह में से रुपए काट लिया कीजिए। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया और तुरंत बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। ये देख विजय को बहुत खुशी मिली। वो दौड़कर उस औरत के पास गया और बोला, चिंता मत करो, डॉक्टर साहब ने आपके बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है। लेकिन मैंने तो पैसे भी जमा नहीं करवाए, फिर इलाज कैसे शुरू हो गया? उस औरत ने रोते हुए कहा। तो विजय बोला, मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, वो आपके बच्चे का इलाज शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। इतना सुनते ही वो औरत विजय के पैरों में गिरकर रोने लगी। भगवान तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ा फल देगा। भगवान करे कि तुम करोड़पति बन जाओ। उस औरत की दुआ सुनकर विजय हंसने लगा और आगे बढ़ते हुए सोचने लगा, करोड़पति बनना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो उसे 2 वक्त ढंग की रोटी खाना भी उसके नसीब में नहीं लग रहा, क्योंकि आज उसे जो तनख्वाह मिली थी वो भी उसने उस औरत को दे दी थी और अगले 5-7 महीने तक मिलने वाली तनख्वाह के लिए भी उसने डॉक्टर को मना कर दिया था। ये सब सोचते हुए विजय घर आ गया। अनामिका जी उसी के इंतजार में बैठी थी। उसके आते ही पूछने लगी, बेटा, क्या क्या सामान लेकर आए हो? तो विजय की नजरें शर्म से झुक गईं, मगर उसने माँ को झूठी तसल्ली देते हुए कहा, माँ, आज मुझे तनख्वाह नहीं मिली, कल मिल जाएगी तब सामान ले आऊँगा, आप परेशान न हो। तो अनामिका जी ने उसकी तरफ देखा और सूखी रोटी अचार के साथ खाने लगी। ये देख उसका दिल टूट गया, मगर फिलहाल वो कर भी क्या सकता था। वो खाना खाए बिना ही बिस्तर पर लेट गया। तो अनामिका जी ने कहा, बेटा, चिंता मत करो, भगवान हमें बहुत कुछ देगा, तुम खाना खा लो। तो विजय ने कहा, माँ, ये झूठी तसल्ली न दिया करो, भगवान हमें कुछ नहीं देगा, हम दोनों यूं ही अपनी जिंदगी गुजार देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। विजय ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। विजय ने पूछा, आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, चिंता न करो, आप हमें नहीं जानते, मगर हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। कहते हुए उसने विजय को एक चाबी और कुछ कागज हाथ पर रख दिए और बोला, ये आपके लिए एक सरप्राइज है, आप घर जाकर आराम से बैठकर इस खत को पढ़ना। ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। विजय भी ये सब देखकर हैरान था। वो घर के अंदर आया तो अनामिका जी ने कहा, बेटा, कौन था दरवाजे पर और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो विजय ने चिंतित स्वर में कहा, पता नहीं माँ, 2 अनजान आदमी मुझे ये पेपर देकर गए हैं और बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। मुझे खुद इस बात का नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है, अभी देखता हूँ। कहते हुए विजय ने वो कागज खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मिस्टर विजय, मैंने आज तुम्हें सिटी हॉस्पिटल में देखा था। तुम वहाँ एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो, मगर तुमने आज तनख्वाह मिलते ही एक गरीब औरत की मदद की और फिर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाकर उस औरत की मदद के लिए हाथ फैलाए। जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ।
मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो मुझे पता चला कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। तुम अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पर पहुंच जाना। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और वहीं तुम्हें पता चलेगा कि ये चाबियां किसकी हैं। खत पढ़ते ही विजय गहरी सोच में डूब गया कि उसको इस तरह से बुलाने वाला कौन हो सकता है। उसे डर भी लग रहा था क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत ही आम हो चुका था। तभी अनामिका जी कहने लगी, विजय, खत में ऐसा क्या लिखा है कि तुम उसे पढ़कर एकदम परेशान हो गए? तो विजय ने उन्हें सारी बातें बताईं, जिसे सुनकर अनामिका जी भी घबरा गईं और कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी भी अनजान जगह पर जाने की। चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो। फिर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा, तो आज तुम्हें तनख्वाह मिल गई थी, लेकिन तुमने वो एक औरत को दे दी। ये सुनते ही विजय को लगा कि माँ अभी डांटेगी, मगर अनामिका जी ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। आज तुमने सचमुच मुझे दिल से खुश कर दिया। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जो तुम्हारे भाई ने हमारे साथ इतना घटिया बिहेव किया। मगर आज मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। ये तो अजय और उसकी पत्नी विनीता की नीयत ही खराब थी। भगवान का शुक्र है कि मेरा एक बेटा तो गरीब लोगों की मदद करना जानता है। अपनी माँ की बातें सुनकर विजय भी मुस्कुराकर सो गया और अगले दिन सुबह उठकर अपने काम पर चला गया। उसका इरादा नहीं था कि वो उस पते पर जाए, क्योंकि विजय को डर लग रहा था कि अगर उन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया तो उसकी माँ का क्या होगा। वो अस्पताल में सफाई कर रहा था, मगर उसका ध्यान तो बार बार उस खत की तरफ जा रहा था। सोचने लगा कि क्या पता मैं वहां जाऊं तो मुझे सच में कोई बड़ा सरप्राइज मिल जाए। जरूरी तो नहीं कि हर किसी के साथ धोखा ही हो। ये सोचकर वो अस्पताल की साफ सफाई कर बड़ी हिम्मत करके उस पते पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो वहां एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। वो अंदर जाने लगा तो एक आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विजय है। अच्छा, वही सिटी हॉस्पिटल वाले हैं आप? तो विजय ने भी जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। तो उसने कहा, जाइए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुन विजय जल्दी से अंदर चला गया। अंदर जाते ही सामने कुर्सी पर बैठे एक आदमी ने कहा, लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो, इसलिए मैं अपना परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम कुमार वर्मा है। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मगर अब मैं चाहता हूँ कि ये रेस्टोरेंट तुम संभालो। ये सुनकर विजय हैरान रह गया और बोला, आप मेरे साथ ये कैसा मजाक कर रहे हैं? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा इस कदर लोगों की मदद करना मुझे भा गया, इसलिए मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। ये सुनकर तो विजय हक्का पक्का रह गया और बोला, पर इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा कि मेरे साथ भी आज से 5 साल पहले वही हुआ था जो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। मैं एक कैंसर का मरीज हूँ। मैं अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहता था, लेकिन मेरे दोनों बेटों ने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना कर दिया और हम दोनों बाप बेटी को घर से निकाल दिया। लेकिन बेटा, अब मैं अपनी पुरानी गाथा सुनाकर तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए चाहता हूँ कि मेरा ये रेस्टोरेंट किसी ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो दूसरों की मदद करता हो। मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा था, तुमने उस औरत की कैसे मदद की थी। मैंने डॉक्टर से तुम्हारे बारे में पता किया तो उसने तुम्हारी तारीफ करते हुए कहा था कि तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो, खुद भूखे रहकर भी दूसरों की मदद करना जानते हो। इसलिए मैं अपना ये रेस्टोरेंट तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे। बस
मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है कि तुम मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उससे शादी कर लो। मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे उसके भाइयों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकता। वो बहुत ही मासूम है। उसके भाई और भाभी उसकी जिंदगी नरक बना देंगे और पता नहीं उसकी शादी कहाँ कर देंगे। इसलिए आपसे विनती करता हूँ बेटा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। उस आदमी की बातें सुनकर विजय हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा सा पुण्य उसके लिए इतनी बड़ी सौगात लेकर आएगा। उसने सोचा, इसीलिए हमें गरीब लोगों की मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता भगवान किस रूप में आकर हमारी मदद कर दें। उसने तो बस थोड़ी सी मदद की थी और भगवान ने उसे एक बार में ही सब कुछ दे दिया। ये देख विजय की आंखें नम हो आईं। तभी सामने बैठे कुमार वर्मा ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं अंकल जी, मुझे आपकी बात मंजूर है, विजय ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और भगवान का धन्यवाद किया। उसे आज पता चला कि यह सच है कि दूसरों की मदद करने से दिल को भी सुकून मिलता है और भगवान भी खुश होते हैं। वो खुशी खुशी वहां से चला गया और जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। ये सुनकर अनामिका जी की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्हें एक साथ दो खुशी मिल रही थी, बेटे की नौकरी भी और शादी भी। कुछ दिनों बाद मुकेश जी ने विजय की शादी अपनी बेटी प्रिया के साथ करवा दी और अपना फ्लैट भी विजय के नाम कर दिया। तब विजय भी अपनी माँ को लेकर उनके पास ही आ गया और चारों लोग एक साथ एक ही घर में रहने लगे। विजय अपनी माँ और मुकेश जी दोनों का ही खूब ख्याल रखता। वहीं प्रिया को भी अनामिका जी में अपनी माँ दिखाई देती थी। उन दोनों के लिए ही मानो उनका परिवार पूरा हो गया था। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे विजय उस रेस्टोरेंट को अच्छे से संभालने लगा। मुकेश जी की तबीयत अब और खराब रहने लगी थी। उन्हें लगा कि विजय अब पूरा कारोबार संभालने के काबिल हो चुका है, इसलिए उन्होंने विजय को कंपनी का मालिक बना दिया। और एक दिन विजय को सभी होटल्स के मैनेजर और स्टाफ से मिलाने के लिए एक मीटिंग बुलाई और सबके सामने विजय को मालिक की कुर्सी सौंप दी। जब वो बॉस की सीट पर बैठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि मैनेजर की लाइन में उसका भाई अजय भी खड़ा था। अजय भी विजय को बॉस की सीट पर बैठा देखकर हैरान रह गया। कुछ देर बाद विजय अपने ऑफिस में गया तो उसका भाई भी उसके पीछे पीछे आ गया और बोला, विजय ये सब कैसे हुआ? तो विजय ने कहा, मैं आपका बॉस हूं, इसलिए मुझे विजय कहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अजय का मुंह लटक गया और वो कहने लगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और हमेशा रहूंगा, इसलिए अब पुरानी बातों को भुला दो। हम दोनों भाई मिलकर एक साथ काम करेंगे और खूब तरक्की करेंगे। ये सुनकर विजय ने गुस्से में कहा, आज मुझे बॉस की सीट पर देखकर तरक्की की बात कर रहे हो? भूल गए जब मेरे पास काम नहीं था तो कैसे तुम लोगों ने माँ को एक रोटी के लिए तरसा दिया था और कैसे मुझे और माँ को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। ये तो समय समय की बात है। उस दिन तुम्हारा समय था और आज मेरा समय है, पर मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से नहीं निकालूंगा। यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो चुपचाप मेरे ऑफिस से बाहर चले जाओ। उसकी बातें सुनकर अजय घबरा गया और चुपचाप वहां से चला गया। सोच रहा था, एक रोटी के लिए जिस भाई को धक्के मारकर घर से निकाला, वही भाई आज उसका बॉस बन गया था। उसके जाने के बाद विजय भी सोचने लगा, भगवान की लीला भी बड़ी न्यारी है, जो हमें घर से निकाल देता है, लेकिन वक्त बदलते ही वही हमारे पैरों में गिरने को तैयार हो जाता है। इसीलिए भगवान में विश्वास रखना चाहिए। उसके होते ना तो हमें कभी किसी चीज का घमंड करना चाहिए और ना ही ज्यादा चिंता करनी चाहिए। जो भी हो, जितना भी हो, संभव हो तो हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।